Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 12th AI Artificial Intelligence students, भाई फाइनली AI की धमाकेदार शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर हो चुकी है। तो यदि पहली बार सेशन में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 12th में AI, IPCS और IT ऑप्ट किया हुआ है। बेटा सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर आ चुके हैं। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? क्लास 12th AI की शुरुआत कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 के साथ में, जिसका थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आपको समझा दिया था मैंने कि इस पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्रामिंग से किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था नमपाई और पेंडास लाइब्रेरी के बारे में, पेंडास लाइब्रेरी के सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा फ्रेम के बारे में बात की थी। आज हम इसी पूरे टॉपिक को प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि क्लास 12th के AI में जो पहला यूनिट है पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जाम में 40 नंबर का पूछा जाएगा, वो भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए है। थ्योरी एग्जाम में इस यूनिट से कुछ नहीं आएगा, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मार्क्स का थ्योरी, 40 नंबर का प्रैक्टिकल। तो बेटा जी 40 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपको अपने स्कूल साइट से मिलेंगे, जहां पे आपको कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स रन करके दिखाने होंगे जो नमपाई और पेंडास पर बेस्ड होंगे। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। नमपाई और पेंडास लाइब्रेरी में किस तरीके से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो और डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है जी, तो आ जाते हैं कहां पर, सीधे आ जाते हैं हम पाइथन प्रोग्रामिंग पर, जिसमें मैंने सी पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी आपको बताया था। आइडियली पाइथन का जो शेल है वो मैंने यहां पर ओपन कर लिया है एंड होपफुली आपने वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब जैसे जो अमेजिंग लाइब्रेरीज है पाइथन प्रोग्रामिंग की, उनको कैसे इंस्टॉल करना होता है जब आप सी पाइथन का यूज करते हो। पाइथन के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है सी पाइथन जिसको डिफॉल्ट पाइथन कहते हैं जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और एक और होता है जिसे कहते हैं हम एडवांस पाइथन, जिसमें जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर आइडियली और उसी के साथ में एनाकोंडा सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें सारे एडवांस टूल्स आपको मिल जाते हैं। उनमें आपको इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो आप देखने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले हम कि आप कैसे नमपाई लाइब्रेरी पर काम करते हो। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ चुका है, तो इसका प्रैक्टिकल यहां से देखोगे ताकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब नमपाई जिसका नाम है न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी, उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो तो समझ में आ चुका है आपको, उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, और साथ ही मैंने अभी इसको इंस्टॉल भी यहाँ पे किया था, तो उसका कोड भी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखो सी प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कमांड लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नमपाई, है ना, py-m pip install numpy, तो ये नमपाई का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, पूरा इंस्टॉल हो गई है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिखा था सेम कमांड py-m pip install pandas, तो ये पेंडास लाइब्रेरी यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। देन मैटप्लॉटलिब को भी मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरीके से पहले आपको जाकर सी प्रॉम्प्ट से ये कमांड लिखकर इसको इंस्टॉल करना होगा। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा ना, फिर आप आराम से पाइथन के कोड्स को यहाँ पर नमपाई और पेंडास के रन कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के बाद सेकंड स्टेप होता है इंपोर्ट करने का, कि अब हम नमपाई और पेंडास लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी मॉड्यूल्स है, उसका यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमांड लिखनी होती है इंपोर्ट नमपाई एज np। सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो पहली कमांड आपको लिखनी है इंपोर्ट नमपाई एज np। एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब नमपाई लाइब्रेरी में हम क्या क्रिएट करते हैं, नमपाई लाइब्रेरी में हम एरेज को क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे लिस्ट में आप लिस्ट बनाते हो, वैसे यहाँ पर हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, n डायमेंशनल तक अरे को सपोर्ट करता है नमपाई लाइब्रेरी। और किस फंक्शन का यूज करते हैं, एरे फंक्शन का, है ना जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज, अब एक ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू np डॉट एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन में हम सपोज क्रिएट करने वाले हैं एरे एक लिस्ट की मदद से। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 नंबर्स की मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसके एक एरे क्रिएट हो जाएगी, नमपाई एरे, np डॉट एरे फंक्शन से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं।
नाउ आई प्रेस एंटर और जैसे ही अब मैं n को प्रिंट करवाती हूँ, है ना, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट n, एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखो यहाँ पर ये एरे प्रिंट हो चुकी है 1 2 3 4 5, है ना, 5 एलिमेंट की एक एरे जो एक लिस्ट से हमने एरे फंक्शन में numpy लाइब्रेरी के थ्रू क्रिएट की है। डन, आपको होपफुली आउटपुट भी यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये तो हमने लिस्ट से numpy एरे क्रिएट किया है। अब यदि आप टपल से क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो सपोज मैंने यहाँ पर t इज इक्वल्स टू np डॉट एरे फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना, कोई भी स्पेलिंग गलत लिखोगे तो बेटा जी एरर आ सकती है। अब इस एरे फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरे फंक्शन में हम टपल क्रिएट कर रहे हैं। टपल के लिए पैरेंथेसिस आता है, आपको अच्छे से पता है। अब टपल में क्रिएट कर लेते हो अगेन 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट के टपल क्रिएट कर लेती हूँ और पैरेंथेसिस से इसको ओपन किया, पैरेंथेसिस से इसको क्लोज किया हुआ है। एंटर प्रेस किया, देखो क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि 2 बार मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है ना। तो आपको ध्यान रखना है t इज इक्वल्स टू np डॉट एरे फंक्शन का यूज करना है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि टपल से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा केयरफुली कोड लिखोगे तो एरर नहीं आएगी। नाउ आई जस्ट क्लोज दिस, 2 टाइम्स इस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, सक्सेसफुली रन हुआ। नाउ प्रिंट करवा लेते हैं अब हम टी को। जैसे ही मैं टी को प्रिंट करवाऊंगी तो आप देखो ये टपल के फॉर्मेट में भी एक एरे क्रिएट हो चुकी है, लेकिन दिखेगा कैसे, क्योंकि एरे है, टपल से हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही दिखेगा। लिस्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, टपल्स आपके पैरेंथेसिस में होता है, एरेज भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है, लेकिन डिक्शनरीज कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। तो ये चीज आपको पता है ना, बहुत बेसिक से जो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इतना समझ में आया। तो ये हो गई आपकी 1 डायमेंशनल अरे जो हमने numpy से क्रिएट किया। अब यदि आप 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सपोज मैं यहाँ पर r इज इक्वल्स टू बनाती हूँ np डॉट एरे फंक्शन से एक 2 डायमेंशनल अरे। बहुत केयरफुली बनाना है आपको 2 डायमेंशनल अरे। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट में लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे बनाने के लिए। तो पहली मैंने लिस्ट के आइटम्स ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहली लिस्ट के एलिमेंट हो गए, कॉमा लगाती हूँ। दूसरी लिस्ट के एलिमेंट क्रिएट करते हैं, सपोज 5 6 7 8 एंड लिस्ट क्लोज किया। एक और लिस्ट क्लोज हो चुकी है और बाहर आके यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट में मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट किया है, मतलब नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया है। इस नेस्टेड लिस्ट की मदद से 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट होने वाली है। नाउ आई प्रेस एंटर एंड प्रिंट आर को प्रिंट करवा लेते हैं जो कि एक एरे ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुकी है। बाकी यहाँ अभी हमने टपल से एरे क्रिएट किया था और लिस्ट से एरे क्रिएट किया था, ठीक है जी। तो आ गई बात समझ में, प्रैक्टिकली आपको चीजें क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं। मैम एरे तो समझ में आ चुका है कि numpy एरे कैसे क्रिएट करना है, बट व्हाट अबाउट पेंडास। पेंडास लाइब्रेरी में जो सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाता है, वो तो समझ ही नहीं आता है। तो वो भी समझा रही हूँ। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा पेंडास लाइब्रेरी को, क्योंकि हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इंपोर्ट पेंडास, सही लिखना स्पेलिंग, ठीक है, SPD। अब आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि PD से या NP से ही आप इनको इंपोर्ट करो। वॉट एवर नेम यू वॉन्ट, जो भी नाम आप चाहते हो, PN पेंडास का PAD, वॉट एवर नेम जो आप चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। बट क्योंकि इसका स्टैंडर्ड नेम जो है इससे जो मैच करता है तो हम एब्रीविएशन ले लेते हैं ना, तो इस तरीके से हम ये ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो क्योंकि ये इसका एलियास होता है, ठीक है। नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो अब पेंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसके सीरीज और डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेस करते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए वो बिल्कुल numpy एरे के जैसा ही होता है, 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। और इसको यूज करने के लिए हम सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं जो कि कैपिटल S से स्टार्ट होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सीरीज फंक्शन के नाम से ही सीरीज को क्रिएट किया जाता है। अब एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करना है, उसमें लिस्ट के आइटम्स को कैसे क्रिएट करना है, 1 डायमेंशनल जो लिस्ट है वो आप कैसे बनाओगे यहाँ पर सीरीज की मदद से, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो सपोज S नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, S इक्वल्स टू PD डॉट, देखो सीरीज फंक्शन का S कैपिटल लिखना, ठीक है, और बिना स्पेस के PD डॉट सीरीज, क्लियर, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अभी मैंने सीरीज के अंदर कोई भी डेटा वैल्यू या कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया। एंटर प्रेस किया, प्रिंट करवा लेते हैं C को, S को, ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट को S को प्रिंट करवा लिया। एंटर प्रेस किया, देखो ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है अभी आपका एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कोई डेटा टाइप वैल्यूज आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो ये एक एम्प्टी सीरीज हमने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है जी। अब इसमें डेटा वैल्यूज देनी है तो आप किसी लिस्ट को यहाँ पर सीरीज में पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी लिस्ट को यहाँ पे पास कर सकते हो। तो L नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई, सपोज L नाम से मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और इसमें मैं असाइन कर देती हूँ 10 20
30, 40 ये एलिमेंट्स मैंने एक लिस्ट में क्रिएट कर लिया, एल नाम की लिस्ट हो गई है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर सपोज एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इस सीरीज फंक्शन के अंदर इस एल नाम की लिस्ट को पास कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ एल नाम की लिस्ट मैंने पास कर दिया और प्रिंट करवा लेती हूं मैं यहाँ पर पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को, सीरीज ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नाउ आई प्रेस एंटर, तो आप देखो यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो लिस्ट आपके सामने है 10, 20, 30, 40 जो है एलिमेंट हो गए सीरीज के और 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस हो गए। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली देखा जाए तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी वैल्यूज होती है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की, उनके इंडेक्सेस होते हैं। डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0, 1, 2, 3 होते हैं डिफॉल्ट इंडेक्सेस। बाय द वे आप इंडेक्सेस अपने अकॉर्डिंग दे भी सकते हो, जिसके लिए इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज आप चाहते हो कि भाई इंडेक्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3 नहीं आए, ABCD आ जाए या कोई भी लेबल्ड इंडेक्स आ जाए, वॉट एवर यू वांट, जो इंडेक्स आप देना चाहते हो वो इंडेक्स दे सकते हो, नंबर्स भी दे सकते हो, अल्फाबेट्स भी दे सकते हो। तो आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पर इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर यूज करना होगा। कैसे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर s इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज फंक्शन और इसमें अब हम इंडेक्स बदलेंगे। डिफॉल्ट इंडेक्स तो आपको दिख रहा है 0, 1, 2, 3 है। अब यहाँ पे इंडेक्स हम बदलेंगे इसी पर्टिकुलर L नाम की जो लिस्ट है उसके एलिमेंट के, L कॉमा लगा के मैंने लिखा है यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब इंडेक्स जो भी देना है वो भी लिस्ट के फॉर्मेट में ही आप दोगे। सपोज मैं इंडेक्स देना चाहती हूँ कैपिटल A, है ना, हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स के जो इंडेक्सेस हो वो ABCD हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से इंडेक्स लिखेंगे। अब ध्यान रखना जो भी इंडेक्सेस आप लेबल्ड इंडेक्सेस यदि देते हो ना तो आपके वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखे जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखते हैं। चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात कर लो, स्ट्रिंग को हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंगल या डबल इन्वर्टेड में। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू मैंने ये लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये इंडेक्स भी क्रिएट होगा। अभी जो डिफॉल्ट इंडेक्स था वो आपको दिख रहा था 0, 1, 2, 3, अब यहाँ पे इंडेक्स आपका देखना दूसरा आपको दिखेगा। यहाँ मैं लिखती हूँ एंटरप्रेस करके प्रिंट करवा लेती हूँ इस सीरीज ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देखो कैपिटल आ रहा है, सब कैप्स लॉक ऑफ कर दिया मैंने, प्रिंट और करवा लेते हैं हम एस को प्रिंट। नाउ आई प्रेस एंटर, तो आप देखोगे कि इंडेक्स वैल्यू भी बदल चुकी है। अब जो इंडेक्सेस है वो ABCD आ रहे हैं। लिस्ट की वैल्यूज वही 10, 20, 30, 40 है, लेकिन जो इंडेक्स की वैल्यूज है वो ABCD हो चुकी है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है नंपाई एरे में और सीरीज में जो आप देख रहे हो। दोनों ही बेसिकली एरेज और लिस्ट को ही क्रिएट करते हैं एक तरीके से, बट ये वन डायमेंशनल लिस्ट को सपोर्ट करता है, सीरीज ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट, जहां पे आप इंडेक्सेस को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। तो इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर आप यूज करोगे जिसमें आप इंडेक्सेस को स्पेसिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली सीरीज में डेटा वैल्यूज को एक लिस्ट के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब सीरीज के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे डेटा फ्रेम के होते हैं। सपोज कि आपको सीरीज के सिर्फ इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मैंने प्रिंट में लिख दिया सपोज s डॉट इंडेक्स, तो इससे क्या होगा, सिर्फ मुझे इंडेक्स वैल्यूज की मिल जाएगी। आई जस्ट प्रेस एंटर, तो सिर्फ इंडेक्स मिल गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज प्रिंट s डॉट वैल्यू, तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी, जितनी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40। तो ये कुछ इसके क्या होते हैं, ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होती है कि सीरीज में आपको सिर्फ एलिमेंट एक्सेस करना है, सिर्फ आपको क्या एक्सेस करना है, इंडेक्स एक्सेस करना है, कितने एलिमेंट्स है वो एक्सेस करना है, डेटा टाइप क्या है वो भी बताता है यहाँ पर। तो जितने भी एलिमेंट्स है सब इंटीजर टाइप के हैं, 10, 20, 30, 40। तो ये देखो आपको डेटा टाइप भी बता रहा है कि इंटीजर है। ठीक है जी, तो सपोज आपको वैल्यूज एक्सेस करना है, तो हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट s डॉट वैल्यूज। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो 10, 20, 30 आपको वैल्यूज दिख रही है। इंडेक्स लिखा था तो आपको सिर्फ इंडेक्स रिटर्न हुआ था। आ गई बात समझ में? तो ऐसे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या कि मैम आखिर डेटा फ्रेम को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि काफी चर्चे सुने आपने डेटा फ्रेम के। डेटा फ्रेम जो कि 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो सीरीज से डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको ये 1D में सारी वैल्यूज शो हो रही है ना, लेकिन वहीं जब आप डेटा फ्रेम का यूज करते हो तो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 इंडेक्सेस होते हैं, रो के इंडेक्सेस अलग होते हैं, कॉलम के इंडेक्सेस अलग होते हैं, और दोनों के डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 से ही स्टार्ट होते हैं, और आप इन इंडेक्सेस को बदल भी सकते हो। डेटा फ्रेम की खासियत है कि डेटा फ्रेम को हम बहुत सारे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम को आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट के साथ क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी के साथ क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के साथ क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के साथ क्रिएट कर सकते हो। इवन आप सीरीज की मदद से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए जरा आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीखते हैं, है ना जी। तो देखो डेटा फ्रेम को जब आपको क्रिएट करना है तो आपको नॉर्मली पेंडास लाइब्रेरी को तो हमने इंपोर्ट कर ही लिया है। अब यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करोगे? सिंपल, मैं यहां पर लिखती हूं कुछ इस तरीके से, सपोज d इज इक्वल्स टू, d नाम का डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हम यहां क्रिएट कर रहे हैं, pd डॉट, अब डेटा फ्रेम में d कैपिटल आता है,
ध्यान रखना, डेटा फ्रेम का डी कैपिटल आता है। ओके, इस फंक्शन का नाम जो होता है डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होता है, जैसे सीरीज में एस कैपिटल होता है। देख लो यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन का जो डी और एफ है वो कैपिटल होगा, ठीक है, तभी ये फंक्शन क्रिएट होगा। अदरवाइज आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कुछ भी आपने कैपिटल स्मॉल में गड़बड़ किया तो इस तरीके से एरर आ सकती है ना जी। चलिए, अब डेटा फ्रेम हमको यहाँ क्रिएट करनी है, तो सपोज हम इस एल नाम के लिस्ट से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। जो एल नाम की लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई है ना, इस एल नाम के लिस्ट से हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने सपोज एल पास कर दिया और अभी सिर्फ हमने ए की लिस्ट पास की है। तो देखो एंटर प्रेस करती हूँ और प्रिंट करवा लेती हूँ डी को, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई डेटा फ्रेम का एक कॉलम तो क्रिएट हो जाएगा। ये हो चुका है यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट, देख सकते हो आप 0 1 2 3 रो के इंडेक्सेस बन गए और 0 नाम का एक कॉलम इंडेक्स यहाँ पे बन चुका है। तो नॉर्मली लिस्ट से तो आप क्या कर पा रहे हो, नॉर्मली लिस्ट से तो मैम हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर पा रहे हैं और ये चीज आपको देखने को मिल रही है ना जी। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्रिएट करते हैं हम किसकी मदद से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की मदद से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, और फिर से पाइथन स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें ना टॉप से देखने को फिर से मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है पेंडास लाइब्रेरी को, पेंडास एसपीडी, और अब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे अलग अलग तरीके से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की मदद से, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की मदद से, सीरीज की मदद से, और इसमें कैसे कैसे आप फंक्शंस को और इनके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम एक डिक्शनरी, डी नाम से मैं एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ और इस डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे हम लिस्ट की मदद से, ठीक है जी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सी बात है, इस डिक्शनरी के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे देखो यूज कर लेते हैं हम कुछ इंडेक्स, है ना, की और वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ हमने सपोज एक इंडेक्स ले लिया, सपोज मैंने एक इंडेक्स ले लिया ए नाम से, ओके, और इस ए नाम से इंडेक्स लेने के बाद में कॉलन लगा के मैं इसकी वैल्यूज दूंगी। तो इसकी वैल्यूज हम देंगे लिस्ट के अंदर। तो सपोज मैंने वैल्यूज दे दी 1, 2, 3, ओके, और मैंने यहाँ पर इसके पर्टिकुलर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो ये हो गया की आपका ए और इसकी वैल्यूज हो गई 1 2 3। तो ये एक की वैल्यू पेयर कंप्लीट हुआ डिक्शनरी का। अब आपको लगाना है यहाँ पे कॉमा, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद में क्या करना है आपको, कॉमा लगाने के बाद में आपको दूसरा की वैल्यू पेयर लिखना होगा। तो दूसरा की वैल्यू पेयर सपोज हम दे देते हैं बी और वही कॉलन लगाते हैं और इसकी वैल्यू लिस्ट में क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट में यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं सपोज 4, 5, 6, अंडरस्टैंड, और इसके बाद कॉमा लगाते हैं, तीसरा की वैल्यू पेयर दे देते हैं दैट इज सी, ठीक है जी, कॉलन लगाते हैं और इसमें फिर लिस्ट में हम वैल्यूज देते हैं। क्या वैल्यूज देंगे यहाँ पर, अब हम 7, 8, 9, ठीक है जी, और इसके बाद में करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। तो अब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें हमने कुछ लिस्ट को बनाया हुआ है, वो लिस्ट में वैल्यूज रखी हुई है, ओके। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। नाउ प्रिंट करवा लेते हैं अब इसके बाद में, इस प्रिंट करवाने के पहले, है ना, प्रिंट चलो प्रिंट करवा लेते हैं, या नहीं भी प्रिंट करवाते हो तो पहले आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लो, उस डेटा फ्रेम में इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें हम पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी और एफ कैपिटल लिखना डेटा फ्रेम फंक्शन का, और इसमें हम एज इट इज इस डिक्शनरी को पास कर देते हैं, सिर्फ डिक्शनरी को पास कर रहे हैं, डी नाम की डिक्शनरी को। अब आपको चीज ध्यान रखना है वो क्या, कि यहाँ पे जो मैंने ABC नाम से कीज बनाई है वो की बनेगी डिक्शनरी के कॉलम इंडेक्सेस, और ये जो वैल्यूज है यहाँ पे जो लिस्ट में मैंने दी हुई है वो उन कॉलम की वैल्यूज बन जाएगी, है ना। अभी हमने यहाँ रो इंडेक्सेस नहीं दिए हुए हैं तो रो इंडेक्सेस डिफॉल्ट 0 1 2 आएंगे। नाउ आई प्रिंट दिस डीएफ ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस डीएफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डीएफ को प्रिंट करवा लेते हैं। आई जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर्स द आउटपुट। आप देख सकते हो कि ABC नाम के 3 कॉलम्स क्रिएट हुए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है। तो ABC बन गए कॉलम के इंडेक्सेस, जैसे कि मैंने बताया डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। रो के इंडेक्सेस 0 1 2 दिख रहे हैं, कॉलम के इंडेक्सेस ABC दिख रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर एक कॉलम की वैल्यूज है। आ गई बात समझ में। तो ये हमने डिक्शनरी में लिस्ट को ऐसे डेटा वैल्यूज देकर क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसको कह सकते हो लिस्ट्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अब हम यूज करने वाले हैं अगेन यहां पर किसकी मदद से, अगेन यहां पर अब हम क्रिएट करेंगे एक डेटा फ्रेम सीरीज की मदद से, कि आप सीरीज की मदद से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो भाई सीरीज की मदद से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। मैं यहां पर क्रिएट करती हूं सपोज DIC नाम की एक डिक्शनरी से, ठीक है, DIC नाम की डिक्शनरी बनाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना। करली ब्रैकेट में हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और यहां पे हम पहले देते हैं इसका इंडेक्स वैल्यू, मतलब कि
की वैल्यू, तो की वैल्यू मैंने सपोज लिखा राम, है ना, एक नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का नाम, ठीक है जी, कॉलन लगाया, कॉलन में अब हम यूज करने वाले हैं वैल्यूज की जगह पर सीरीज को, तो हम यहां लिखेंगे pd डॉट सीरीज फंक्शन, ध्यान से समझना, जो अभी सीरीज फंक्शन मैंने बताया वो यूज कर रही हूं, ब्रैकेट ओपन किया और सीरीज में अब आपको वैल्यूज और इंडेक्स दोनों पास करने होंगे, तो इससे रो इंडेक्सेस भी बनेंगे और कॉलम इंडेक्सेस भी बनेंगे। कैसे? सपोज मैंने यहां पर पास किया कुछ नंबर्स, सपोज स्टूडेंट के मार्क्स पास कर रहे हैं 92, 85, 74, ये मैंने स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे पास कर दिए, कॉमा लगाती हूँ और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू देती हूँ, सपोज इंडेक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर दे देती हूँ अब कि ये जो मार्क्स है, सपोज मैथ्स के मार्क्स है तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ, और साइंस के मार्क्स है SCI साइंस लिख दिया, ठीक है, इन शॉर्ट नाम लिख रहे हैं, और ये सभी आपको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना होगा बेटा, क्योंकि ये आपके लेबल्ड इंडेक्स बनेंगे, ठीक है जी। और लिख लेते हैं अपन सपोज इंग्लिश, ठीक है, चलिए मैम इतना तो समझ में आ गया। और ये हमने किया एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर क्रिएट, कॉमा सीरीज को क्रिएट बंद कर दो, यहाँ पर ये सीरीज एलिमेंट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, कॉमा लगाते हैं, तो ये एक की और एक वैल्यू पेयर कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली अब हम दूसरा की वैल्यू पेयर क्रिएट करते हैं, सपोज राम के बाद में मैं क्रिएट कर लेती हूँ एक और स्टूडेंट, सपोज मैंने क्रिएट कर लिया भाई श्याम, श्याम नाम का एलिमेंट जो है हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ओके। अब सेम इसमें भी आपको ये तो की हो गया, इसकी वैल्यूज देंगे वही सेम मेथड से pd डॉट सीरीज से, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ pd डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल लिखना, और इस सीरीज फंक्शन के अंदर अब हम क्या यूज करने वाले हैं, सेम तरीके से मार्क्स स्टूडेंट के, श्याम के मार्क्स आएंगे, डेटा वैल्यूज बन जाएंगे और इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है जी। चाहो तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, सपोज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इतना मैं कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, ठीक है, कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं। अब जो भी चीज़ आपको इरेज करनी है वो आप इरेज कर लो यहाँ से, ओके। तो क्या हुआ है, अब ये चीज़ आप क्लियरली देख पाओगे, और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं अपनी डेटा फ्रेम को, तो कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज कर लिया है, ठीक है। तो pd डॉट सीरीज मार्क्स आप चाहो तो यहाँ बदल सकते हो, मार्क्स में कर देती हूँ सपोज 85 और 96, ये मैंने मार्क्स कर दिए। इंडेक्स इक्वल्स टू मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ लिख लिया, आपको कोड समझ में आ रहा है। एक डिक्शनरी क्रिएट की, सीरीज ऑफ डिक्शनरी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, की वैल्यूज है आपकी राम और श्याम, और इनके अंदर जो हमने वैल्यूज दिए उन वैल्यूज में हमने एक सीरीज फंक्शन यूज किया हुआ है। सीरीज में डेटा वैल्यूज स्टूडेंट के मार्क्स है, और उसके बाद डेटा वैल्यूज स्टूडेंट के मार्क्स होने के बाद यहां आप देखो जो कि इसके इंडेक्स बनेगा, रो इंडेक्स बनेगा, वो भी हमने यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो सही तरीके से आपको लिखना है, सही तरीके से आपको यहां पे क्या है, कोड लिखना होगा, ये ब्रैकेट्स वगैरह सही तरीके से लगाना। देखो ये सीरीज फंक्शन का ब्रैकेट खुला, यहां बंद हो गया, ठीक है, और यहां पर फिर सीरीज फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ है, ताकि कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, डन। एंटर प्रेस किया, विदाउट एनी एरर पूरा कोड सक्सेसफुली हमने यहाँ लिख लिया। बस ऐसे ही आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स और वो क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हमने 2 स्टूडेंट्स लिए हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम df नाम से एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, df1 नाम से डेटा फ्रेम बनाइए, क्योंकि df नाम से ऑलरेडी हम ऊपर बना चुके हैं, तो df1 नाम से डेटा फ्रेम बनाइए, और pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इस डेटा फ्रेम फंक्शन में क्या करने वाले हैं, इस डेटा फ्रेम फंक्शन में डिक नाम की डिक्शनरी को सिर्फ पास कर देंगे, di से डिक नाम की डिक्शनरी पास कर दिया, ठीक है जी। नाउ आई प्रेस एंटर और लिखती हूँ अब मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस df1 डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करवाऊंगी तो आपके सामने आउटपुट आ चुका है कुछ इस तरीके का 2D स्ट्रक्चर, एक टेबल के फॉर्मेट में आपको वैल्यूज दिख रही है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, राम और श्याम नाम के स्टूडेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है। तो ये कमाल हुआ है किसके थ्रू, सीरीज की डिक्शनरी के साथ में, मतलब डिक्शनरी में हमने सीरीज की मदद से इंडेक्स वैल्यूज दी थी, और जो डिक्शनरी की थी, जैसे कि की वैल्यू राम और श्याम था, वो बन गए हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम के कॉलम इंडेक्स, और यहाँ सीरीज में जो इंडेक्स आपने दिया हुआ था वो बन चुके हैं डेटा फ्रेम के रो इंडेक्सेस, मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो अब आपको डेटा फ्रेम अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएट करना है ये समझ में आ गया है, लिस्ट की मदद से, डिक्शनरी की मदद से, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में किसी एलिमेंट को आपको ऐड करना है या किसी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, मतलब कि आपको कोई रो या कोई कॉलम से कोई एलिमेंट डिलीट करना है या रो कॉलम को ऐड या डिलीट करना है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके लिए क्या करोगे, सिंपल मैथड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमें यहाँ पर क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, भाई राम और श्याम में हमें मोहन नाम का एक और स्टूडेंट ऐड करना है जिसके कुछ मार्क्स होंगे
मैथ साइंस इंग्लिश के। तो जब नया कॉलम ऐड करना होता है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है df1। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर, क्योंकि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको क्रिएट करना है, जिस इंडेक्स को आपको क्रिएट करना है कॉलम को, उसका नाम लिखेंगे। सपोज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख देते हो, या फिर आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखोगे पर्टिकुलरली नाम, क्योंकि लेबल्ड इंडेक्स आप क्रिएट कर रहे हो, इज इक्वल्स टू वही लिस्ट के अंदर आपको मार्क्स लिखना होंगे। ठीक है, जो मार्क्स आपको क्रिएट करना है 89, ओके 90 और हम यहाँ पे 75, ये कुछ मार्क्स दे देते हैं मैथ साइंस और इंग्लिश के। नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर। तो अब आप देखोगे जब भी डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाओगे ना तो एक और कॉलम आपको यहाँ पे दिखेगा। सो आई जस्ट प्रिंट डेटा फ्रेम 1 और एंटर प्रेस करती हूं तो देखो यहाँ पर राम और श्याम पहले 2 ही कॉलम थे, अब इस पर्टिकुलर कोड को लिखने से एक कॉलम और यहाँ पर ऐड हो चुका है, दैट इज मोहन नाम का जो कॉलम है वो भी ऐड हो चुका है। तो आपको समझ में आया अच्छे से कि नया कॉलम ऐड करना है तो आपको इस तरीके से कमांड लिखनी है, इस तरीके से आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा। अब व्हाट अबाउट यदि आपको नई रो क्रिएट करना है, सपोज हमें हिंदी के भी मार्क्स यहाँ पर ऐड करने हैं राम, श्याम और मोहन के, तो जब नई रो क्रिएट करना होता है तो हम LOC मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं, LOC फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है जी, याद रखना कॉलम ऐड करने के लिए तो नॉर्मली आप कॉलम को ऐड कर सकते हो, लेकिन रो को ऐड करने के लिए आपको LOC नाम का एक मेथड है जिसको यूज करना होता है। कैसे यूज करेंगे, df1.loc मेथड यूज करोगे और ये मेथड में जो कोड लिखोगे वो पैरेंथेसिस में नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, सपोज आपको क्या क्रिएट करना है, मैम अब हिंदी नाम का हमें एक रो इंडेक्स क्रिएट करना है जिसमें स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स भी आएंगे। क्लियर, और सिमिलरली बस आपको क्या कर देना, उसी तरीके से मार्क्स लिख देना है, 78, 89 और सपोज 96 हमने कुछ इस तरीके से मार्क्स लिख दिया। तो यहाँ पे आपको .loc मेथड का यूज करना होगा रो को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर और प्रिंट करवा लेती हूँ मैं अब यहाँ पर df1 डेटा फ्रेम को, और देखोगे आप कि अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश तक ही था, मैथ्स साइंस इंग्लिश, और जैसे ही हमने ये LOC मेथड में कोड लिखा है तो मैथ साइंस इंग्लिश के साथ में हिंदी सब्जेक्ट के भी मार्क्स ऐड हो चुके हैं। तो एक नई रो क्रिएट हो चुकी है और एक नया कॉलम भी ऐड हो चुका है। अब इन रो और कॉलम को यदि आपको डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। अब ड्रॉप मेथड की मदद से आप रो और कॉलम को डिलीट तो कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक पैरामीटर होता है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको रो डिलीट करना है तो एक्सेस पैरामीटर यूज करना होगा 0 वैल्यू के साथ, और यदि आपको कॉलम डिलीट करना है तो एक्सेस पैरामीटर यूज करना होगा 1 वैल्यू के साथ में। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, डेटा फ्रेम 1 डॉट ड्रॉप मैथड, और ड्रॉप मैथड में हम क्या करते हैं, ड्रॉप मैथड में सपोज कि हम यहाँ से इस हिंदी वाले मार्क्स को जो हमने ऐड किया है इसी को हटा देते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज क्या डिलीट करना है, हमें हिंदी वाला कॉलम डिलीट करना है ना, तो हमने उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया, कॉमा लगाया और एक्सेस पैरामीटर से बताएंगे कि ये जो हिंदी वाला इंडेक्स है वो रो इंडेक्स है, तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो अब देखो यहाँ से हिंदी जा चुका है, हिंदी वाला जो रो है डिलीट हो चुका है। मैथ साइंस और इंग्लिश आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ जो हमने हिंदी वाली रो ऐड की थी .loc मेथड से, वो अब ड्रॉप मेथड से हमने यहाँ से डिलीट कर दी है। सिमिलरली कॉलम डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स लिखोगे और एक्सेस की वैल्यू 1 लिख दोगे। सपोज हमें ये मोहन नाम का कॉलम डिलीट ही करना है तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कमांड, वही सेम कमांड df1 डॉट ड्रॉप मैथड, ड्रॉप से जो है वैल्यूज डिलीट होती है, ब्रैकेट ओपन करना और इस ब्रैकेट में आपको लिख देना है, आपको मोहन नाम का जो कॉलम है वो डिलीट करना है, तो मोहन इंडेक्स को लिखा यहाँ पे, कॉमा लगाया, एक्सेस की वैल्यू क्या सेट करोगे 1, क्योंकि ये एक्सेस इक्वल्स टू 1 ये बता रहा है कि मोहन नाम का जो इंडेक्स है वो कॉलम इंडेक्स है, तो कॉलम से आपको डिलीट करना है। अब जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो देखो राम और श्याम ही आपको सिर्फ 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, मोहन नाम का कॉलम यहां से डिलीट हो चुका है। तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे आप किसी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद उसमें एलिमेंट्स कैसे रो कॉलम में ऐड और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप वैल्यूज को यहाँ पे सॉर्ट भी करवा सकते हो, तो सॉर्ट फंक्शन इसके लिए यूज होता है ना। तो और भी बहुत सारे एडवांस टूल्स हैं, बट जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे प्रैक्टिकल में पूछा ही जाएगा, जिसके मदद से आप पूरे 40 नंबर को स्कोर कर सकते हो, वो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। यदि एट्रीब्यूट्स की बात करें तो जैसे अभी हमने सीरीज के एट्रीब्यूट्स देखे, बिल्कुल वैसे यहाँ डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को भी आप यूज कर सकते हो। सपोज df1 प्रिंट फंक्शन में आपने यहाँ पे लिखा क्या, प्रिंट फंक्शन में आपने लिखा यहाँ पे df1 डॉट शेप, है ना, शेप फंक्शन, शेप का यूज करोगे आप बेसिकली, तो वो ये बताएगा कि डेटा फ्रेम में कितने रो है कितने कॉलम है, डेटा फ्रेम का शेप कितना है। तो भाई आपके डेटा फ्रेम में 4 कॉलम है और 2 रो है, तो यहाँ पे देखो 4,3 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, शेप जो एट्रीब्यूट है वो आपके डेटा फ्रेम का शेप रिटर्न करता है, कितने रो कितने कॉलम है। वैसे आप df1 डॉट वैल्यूज लिखोगे तो सारी वैल्यूज आ जाएगी, df1 डॉट इंडेक्स लिखोगे तो इंडेक्स आ जाएंगे, वो भी कॉलम के इंडेक्स आएंगे। तो ये रन करके जरूर देखना। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया। अब 2
इंपॉर्टेंट से फंक्शन है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन आते हैं, वो होता है हेड और टेल फंक्शन। हेड फंक्शन डेटा फ्रेम के टॉप से वैल्यूज को रिटर्न करता है और टेल फंक्शन डेटा फ्रेम के बॉटम से वैल्यूज को रिटर्न करता है। ये तब काम आते हैं जब आपके डेटा फ्रेम में 100 हजारों में वैल्यूज होती है, मतलब आपके जब डेटा फ्रेम में वैल्यूज लार्ज होती है तब आपको टॉप से या बॉटम से कुछ एलिमेंट एक्सेस करना है या किसी पोजीशन से कुछ एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे हेड टेल फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं यही बताती हूँ आपको। देखो सपोज मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट में लिखा df1 डॉट हेड, और हेड में हम लिख देते हैं यहाँ पर सपोज कि हमें टॉप से एक वाले पोजीशन का जो है वैल्यू एंटर करनी है, एक्सेस करनी है, तो हमने हेड में 1 पास किया। नाउ आई जस्ट एंटर, तो आप देखो यहाँ पर पहले जो रो है और पहला जो कॉलम है उसकी वैल्यूज आपको रिटर्न हो गई है। ये जो हेड फंक्शन है डिफॉल्ट, यदि इसमें कुछ भी पास नहीं करोगे तो ये टॉप से 5 वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा। अब यदि बॉटम से आपको एक्सेस करना है तो सेम आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट फंक्शन लिखोगे और उसमें आप प्रिंट करवाओगे डेटा फ्रेम 1 डॉट टेल फंक्शन, और टेल फंक्शन में सपोज आपको बॉटम से 1 एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये देखो बॉटम से उसने एक एलिमेंट एक्सेस कर दिया। पहले आपको मैथ के मार्क्स शो हो रहे थे हेड फंक्शन की मदद से, अब आपको लास्ट से हिंदी के मार्क्स शो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो हेड टेल फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया। सो दिस ऑल अबाउट दी डेटा फ्रेम, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। होपफुली अब आपको डेटा फ्रेम और सीरीज डेटा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आप आराम से इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकल करके देखो ताकि आपको चीजें क्लियर हो, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार खुद से किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी, क्योंकि समझ तो हमें आ जाता है लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखते तब तक हमारे बस में नहीं होती ये चीज है ना। लेकिन जैसे ही एक बार प्रैक्टिकल करके देख लोगे ना तो खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आप टीचर कैसा भी क्वेश्चन देगा तो आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, है ना जी। तो होपफुली आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, पेंडास डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कैसे क्रिएट करना है सब अच्छे से समझ में आ चुका है। अब जो बड़ी परेशानी आप सभी के साथ में वो ये है कि मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं, नोट्स का क्या करें। तो बेटा जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको वहां नोट्स भी प्रॉपरली मिल जाने हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, है ना जी। तो सारे नोट्स मैं वहां अपलोड कर रही हूँ, बस करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको सारे नोट्स की पीडीएफ वहां मिल जाएगी। और आपके जितने भी दोस्त हैं आईटी, एआई, सीएस, आईपी वाले, भाई सभी को शेयर करो चैनल, ताकि फटाफट से वो सभी भी इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि अब तो आपकी बरखा मैम ने आईटी, एआई, आईपी, सीएस सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। सारे सब्जेक्ट के ऑन शेड्यूल आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।